हमारे महापौर बहुत प्रभावी वक्ता, साहित्य, कविता और इसके साथ साथ सेवा कार्य में भी जिन्होंने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया, ऐसे हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जी। विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में मेरा कई बार मैंने जिनको डांटा और मुझे कहते थे कि मुझे कोविड नहीं होता, मैं बोलता था मास्क लगाओ तो बोलता था मुझे नहीं होता। पर उस कठिन परिस्थिति में इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए जिन्होंने पूरी तरह से समर्पित भाव से काम किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आमदार मोहन मते। आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विकास महात्मे, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर, सत्ता पक्ष के नेता अविनाश ठाकरे और स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष पिंटू झलके, ऐसे प्यारे खान जी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभापति स्नेहलताई बिहारे, नगर सेवक गणेश नागेश सहारे, नगर सेविका रीताताई मुड़े, सभापति राजेंद्र सोनकुसरे, सभापति कल्पनाताई कुंभलकर, सभापति दिव्याताई धुर्डे, नगर सेवक भगवान मेंढे, नगर सेविका भारतीताई बुंदे, मंगलाताई खेकरे, स्वातिताई अखतकर, रूपालीताई ठाकुर, यहाँ उपस्थित मेरे पार्टी में हमारे अनेक सभी सहयोगी और विशेष रूप से सभी आमंत्रित उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद इतने लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। बहुत कठिन परिस्थिति थी और कोविड के समय पिछले 2 साल में हमने हमारे अनेक प्रिय व्यक्तियों को, रिश्तेदारों को और कार्यकर्ताओं को गंवाया। मैं 2 महीने नागपुर में था। यहाँ समझ में नहीं आता था क्या करना। मैंने कहा था, डिक्लेयर किया था अखबार में कि जिसको भी बेड नहीं मिलेगा, कुछ अड़चन आएगी तो मेरे आप फोन करें। तो ये सागर कोतवाली वाले और इसके साथ 5-6 लोग रोज सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक बैठते थे। 1500, 2-2 तक फोन आते थे एक दिन में। बेड नहीं मिलते थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, इंजेक्शन नहीं मिलते थे, किसी को रेमडेसिविर चाहिए करके बेचारे आंखों में आंसू आके लोग छोटे बच्चे जैसे रोते थे। बहुत कठिन परिस्थिति थी। विशेष रूप से इस परिस्थिति का सबसे कठिन अनुभव यह था कि हमारे प्रियजनों को कोविड के कारण किसी की लंग्स ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही थी, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करने की परिस्थिति थी। कुछ लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए। विशेष रूप से मेरा जो प्राइवेट सेक्रेटरी था मंडलेकर, लगभग उसकी डेड बॉडी यहाँ से ऑक्सीजन लगाकर, वेंटिलेटर लगाकर चेन्नई गई और वहाँ के एमजीएम हॉस्पिटल में बेचारे का फिर से वहाँ से सुधार हुआ और 1 महीने के बाद वो वापस आया, उसकी जान बच गई। पर हमारे अनिल सोले, पूर्व महापौर विधायक, इनका छोटा भाई ट्रस्ट में इंजीनियर था और उसके लिए बात भी की, हवाई जहाज की भी तैयारी की, उसको ले जाने की भी तैयारी की, पर बेचारा वहीं के वहीं जाने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। कितने गरीब लोग ऐसे थे, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को दवाखाने में बेड नहीं मिला, उनकी अपनी जान चली गई। और ये जो दुखद अनुभव था, इसने हम सबको जगाया है कि हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकताएं नहीं है। अनेक जगह हमारे दवाखाने थे तो वेंटिलेटर्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स थे तो ऑक्सीजन नहीं था, और इसलिए स्वाभाविक प्रकार की उस परिस्थिति में गरीब लोगों की अवस्था बहुत ही खराब थी। गरीब लोग बेचारे
भगवान के ऊपर विश्वास रखकर प्रार्थना करने के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं था। और ऐसे मरने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि मेरे सामने बैठे हुए जितने लोग यहाँ बैठे, उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के पिताजी, किसी का जवान बेटा, ये कोविड हमारे बीच में से लेके गया। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखना है। और पहली बात यह सीखनी है कि जो कुछ हमने करने लायक था वो किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर ये करने के बजाय क्या हमारे इस शहर में, क्या हम लोग अभी 6,000 बेड है, इसके बजाय 15,000 बेड और कम से कम सब प्रकार की सुविधाएं युक्त कम से कम हमारे शहर में 500 से 600 छोटे बड़े हॉस्पिटल हम निर्माण करेंगे तो भविष्य में कोई भी संकट आएगा तो किसी की जान नहीं जाएगी। और इसलिए मैंने ये तय किया कि अब सब लोगों के सहयोग से, हमारे बावन कुड़े जी ने कोराड़ी में बहुत सुंदर देवी का मंदिर और गार्डन और बहुत सुंदर काम वहाँ किया है। मेरे पास संजय बेंडे और चंदू पेंडके जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इतने लोग मर गए, उस समय वो मेरे साथ काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग गरीबों की जान बचाने के लिए गरीब आदमी को, किसी को पेट और लीवर ट्रांसप्लांट करना है, कर ही नहीं सकता, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, कर ही नहीं सकता, मरने के सिवा कोई पर्याय नहीं, लंग्स ट्रांसप्लांट करना है, कर नहीं सकता, क्योंकि पैसे 50 लाख 70 लाख 80 लाख कहां से लाएगा गरीब आदमी। तो कोविड के समय हमने ये देखा कि ऐसे अनेक लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान हम नहीं बचा पाए, और उन लोगों की स्मृति आज भी हमको याद रखती है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे शहर में कोई गरीब, उसकी जान नहीं जानी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर दवाई नहीं मिली तो वो चला जाता है। अगर गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। अगर गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है तो सबकी है। और इसलिए हम राजनीतिक नेता के रूप में हमारा ये जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों का जीवन हम कितना सुसह्य कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज सोच ही रहा था कि यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरे मन की इच्छा थी और मैंने प्यारे खान जी को कहा कि आप ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हो, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे स्थिति में है, उनको कोई रिश्वत लेने की और भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं है, और ताजुद्दीन बाबा का आशीर्वाद भी है, और यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं। तो बाबा की सही सेवा करने के लिए मैंने उनको अनुरोध किया, प्रार्थना की है उनको और उनके ट्रस्टियों को कि कितनी 86 एकड़ जगह, कितनी है 84, तो मैंने कहा इस जगह का उपयोग करके करीब 400 बेड का अत्याधुनिक 5 स्टार क्वालिटी का बढ़िया हॉस्पिटल ताजुद्दीन बाबा के नाम से ट्रस्ट की ओर से आप यहाँ खोलने की शुरुआत। किसी भी मुसलमान का, हिंदू का अगर हार्ट का ऑपरेशन होगा तो यही होगा। किसी भी बीमारी के लिए उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा सुंदर अस्पताल बनाओ और मैं पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा और हम ये पूरा करेंगे। पर उसके साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सेस के, कंपाउंडर के बहुत कोर्सेस हैं और मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि अब उमरे रोड मैंने 4 लेन बना दिया है, उस रोड पर एक दो एकड़ जगह जाने का एंट्रेंस देकर उसके पीछे में 60-70 एकड़ जगह खरीदी करो, और ताजबाग से वहां जाना 10-15 मिनट की बात है, और वहां भी मेडिकल हॉस्पिटल होगा, वहां ट्रेनिंग होगा, वहां पढ़ाई होगी और ये हॉस्पिटल होगा। और केवल यहाँ के नहीं तो विदर्भ के अनेक गरीब लोगों को लगभग निःशुल्क, सरकारी रेट से भी कम रेट में
लोगों की सेवा करो तो बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपको कुछ कम नहीं होगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आप इसको सहयोग मैं ये काम जरूर करूंगा। यहाँ की जनता और यहाँ की सब प्रकार की जनता अगर उनके साथ खड़ी रहेगी और ट्रस्ट के लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो बाबा ताजुद्दीन बाबा के नाम से अगर ये अस्पताल होगा तो आप लोगों में भविष्य में स्वास्थ्य के लिए कोई संकट नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि जरूर ये काम वो पूरा करेंगे। और अब कोराडी में भी हम एक अस्पताल तैयार कर रहे हैं। हमारे आंखें खुल गई कोविड के कारण, क्योंकि वो अस्पताल ऐसा नहीं खोल रहे हैं, वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, इसका हार्ट निकाल के उसको लगाओ, इसके आंखें निकाल कर दूसरे को, अंधे को लगा दो, आंखें आ जाएगी। इसकी किडनी लगाओ, दूसरे को लगाओ, ट्रांसप्लांट। और ये जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, गरीब लोग जा ही नहीं, हैदराबाद जाना पड़ता है, जा ही नहीं सकते। तो पूरा ट्रांसप्लांट करने वाला वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करीब 400 करोड़ रुपए खर्चा करके बड़ा हॉस्पिटल कोराडी में बना रहे हैं। और ये नागपुर और विदर्भ की और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की भी जनता यहाँ आती है। और ये बहुत कम पैसे में हो। मैं तो चाहता हूँ बने तक फुकट में हो। हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए 50 लाख रुपए अब लेते हैं डॉक्टर। तो ये काम मुश्किल से, मेरी इच्छा है कि लाख 1.5 लाख रुपए में हो, ताकि कोई भी गरीब उसको कर सके। कितने अंधे लोगों को हम दृष्टि दे सकते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, अभी मैंने व्यवस्था की कि एक्सीडेंट में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी, और आप भी बनाते समय हेलीपैड बनाओ यहाँ। तो एक्सीडेंट में कोई आदमी अगर सीरियस हो गया तो उसको उठा के हेलीकॉप्टर से यहाँ लाएंगे, और अगर जिंदा रहा तो उसको सुधारेंगे, मर जाएगा तो उसके तुरंत आंखें, किडनी, लीवर निकालकर जो आदमी मरने के कगार पर खड़ा है उसको तुरंत ट्रांसप्लांट करके देंगे, उसकी जान बचाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता ने इसमें सहयोग करना चाहिए। अभी दयाशंकर जी आपको बता रहे थे कि मैंने 4 साल 5 साल पहले ये योजना मंजूर की, पानी के टांके। अब लोग ही झगड़ा करते हैं, ये बोलता नहीं करना, काम नहीं करना। पानी की पाइपलाइन डालना है, पाइपलाइन पे सीमेंट कंक्रीट का घर बना दिया। अब मुझे बताइए आपके घर में पानी कैसे पहुंचा है? पानी की टाकी है तो जगह के लिए लोग झगड़ा करते हैं। समझाते समझाते 2-2, 3-3 साल लग गए। बुरुदेंद्र किसको हुआ? आपको हुआ। जो 60-70 करोड़ का काम था वो 90 करोड़ का हुआ। तो अब जनता भी विकास काम के लिए अगर सहयोग करेगी तो ये होगा। मेरा एक सपना था कि नागपुर में 24/7 24 घंटे अपने घर में पानी मिले। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं महल में रहता था, अभी मैं जाने वाला हूं वहां रहने के लिए। तो हमारे बाजू में किला है, उनको मालूम है, पुराने नगर सेवक है ये। तो एकनाथराव जोग के समय आप थे, तो किले में रात को पानी नहीं मिलता था, और पीने के लिए 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक सब किले के लोग पानी के ऊपर रात भर सोते नहीं थे। और वहां लोग बेचारे इतने दुखी थे, और हम लोग मोर्चे निकालते थे। मेरा जीवन की शुरुआत वही से हुई। मटके ले लेके फोड़ते थे कॉर्पोरेशन के सामने, कोई पानी नहीं मिलता। प्रभाकर राव दटके, एकनाथराव जोग उस समय कारपोरेटर थे, और हम लोग थक गए। हर इसमें मार्च, अप्रैल, मई में मोर्चे निकलते थे। पानी नहीं, कनाल का पानी खत्म हुआ, कभी पेच का पानी खत्म होगा। बहनों और भाइयों, आप नागपुर में पानी की कमी नहीं है। आज पेच में भरपूर पानी है, और WCL के एक माइन में पानी का स्रोत लगा। तो मैंने WCL को कहा कि ये भी पानी पेच के कैनाल में जो कारपोरेशन को जा रहा है उसको छोड़ दो। तो वो भी पानी आ रहा है। पानी की कोई कमी नहीं है। कनाल में भी हमने काम कर लिया, वहां भी पानी की कमी नहीं है, बैरेज बना दिया है। अब कमी है डिस्ट्रीब्यूशन की, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पानी की टाकियां बांधे बिना पानी नहीं मिलेगा। आप क्या प्रेशर ही नहीं आता? अभी मैं पूछ रहा था तो मुझे सपना था कि भाई 24 घंटे पानी हम नागपुर की जनता को दें।
तो धर्मपेट जोन, लक्ष्मीनगर जोन और धंतोली जोन, इसमें 90% पानी है। उनके घर में अब पानी स्टोर करने के लिए टंकियां नहीं है, जब भी टैप निकालो पानी मिलता है। गांधीबाग जोन, सतरंजीपुरा जोन, मंगलवारी जोन, आशीर नगर जोन और नेहरू नगर जोन और हनुमान नगर जोन, यहाँ 60% पानी मिलता है। और आपके यहाँ पानी की टंकी बनने के बाद आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। अब नागपुर शहर में ये टंकियां जो बन रही है, दक्षिण नागपुर में ही मोहन मते जी के विशेष प्रयासों के कारण 13 टंकियां ना टोटल कि 12 टंकियां हैं, और 12 में से दक्षिण नागपुर में 6। और मोहन जी ने इसके लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय बनाकर यहाँ की पानी की समस्या को लेकर आग्रह किया, और ये 6 पानी की टांकियां आपको आपके दक्षिण नागपुर में बन रही है। और इस प्रभाग के जो नगर सेवक है, ये कई बार मेरे पास इस पानी की समस्या को लेकर आए हैं। तब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हम किसी भी स्थिति में, हमें पूरे क्षेत्र में हम लोग 24 घंटे पानी देंगे। और मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं कि आज से ये टंकी 1-1.5 साल में बनाएंगे तो 2 साल के अंदर इस क्षेत्र में सब जगह पर आपको 24 घंटे पानी निश्चित रूप से मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। तब तक 2-3 घंटे 4 घंटे मिलेगा, पर यहाँ की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। एक यहाँ की समस्या थी यहाँ का रिंग रोड, अब मैंने सीमेंट कंक्रीट का रोड बना दिया पूरा। आप नाराज मत होना, वैसे मैं साफ बोलने में कभी संकोच नहीं करता। इस रोड पर मैं रोज जाता हूँ, अनेक बार जाता हूँ। इसका एक एक पेड़ लगा के, मेरा मित्र यही रहता है मानेवाड़ा में, चिंचमलत पूरे करके, वो बार बार मेरे घर में मेरा सर उठाता है। और मैं यहाँ पानी देना, पेड़ सूख के क्या, कौन से लगे, स्पेसीज कौन से लगे, ये पूरे रिंग रोड का प्लांटेशन में देखता हूँ। अभी कल ही मैंने फोन किया पेड़ लगे, पानी नहीं है इसमें, ये सूख रहे पेड़। और परसों मुझे छत्रपति चौक से आगे जानवर घुस गए थे बीच में। तो आप इसको, अब इतनी मेहनत करके हम इसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप इसकी रक्षा करिए। अगर इतना सुंदर रोड बन जाएगा तो आपको आनंद आएगा। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं इतना अच्छा, ये एक एक स्पेसीज है, बहुत विचारपूर्वक लगाई है। और इस शहर में प्रदूषण से मुक्ति मिलने के लिए हमको शहर को ग्रीन बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये रोड तो सुंदर बन गया, लाइट अच्छे लग गए। अब मोहन जी ने मुझे कहा कि ये 3-4 बार ये रोड पर मानेवाड़ा के पास, मालगी नगर के पास 3-4 जगह पर चौक बने। अब पहले तो मैं जब स्कूटर पे घूमता था आपके एरिया में तो यहाँ अंधेरा ही रहता था और मालगी नगर में कोई जाता ही नहीं था। वो रोड भी ऐसा गड्ढे में था कि कोई आज कल्पना नहीं कर सकता। 10-15 साल पहले का तस्वीर को याद करिए। अब मालगी नगर में भी ऐसे चकाचक के लोग वहां बहुत रहने गए। अब नए, अब वो भी अपने नगर सेवक बन गए वहां के लोग, ग्रामीण के। तो ये पूरा रोड जो था हुड़केश्वर, ये रोड में एक बार वहां का गंदा पानी पीने से 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं तब मंत्री था महाराष्ट्र का, याद है ना तुमको? तब मैंने वहां पानी की टंकी बनाई थी, वो नाला था वहां बीच में, ये हुड़केश्वर का। अब उसको कंक्रीट रोड बनाया। बावनकुड़े ने भी बहुत काम किया जिले में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था, और अब वो अच्छा बना है। पर अब स्वाभाविक रूप से रिंग रोड भी शहर के अंदर आ गया, तो हमने नया रिंग रोड बनाया। और नया रिंग रोड पर अब वो भी उसका करीब 6000 करोड़ का नया रिंग रोड, अब लगभग काम 2 बार कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, अड़चने आई, उसको टर्मिनेट किया, अब नया आया है। और 1.5 साल में वो भी रिंग रोड ये पूरा हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक रूप से शहर के अंदर का ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब ये रोड पे मैं देखता हूँ कबाड़ी वालों को किसी ने अपना कचरा के गोडाउन रोड पे कर दिया, किसी ने पुराने गाड़ियां वहां रख दी है। मैं उनके लिए बोला तुम्हारे एसोसिएशन बना के आओ, मैं पुराने गाड़ियों को बेचने के लिए मार्केट बनाना चाहता हूँ रिंग रोड। मैं ये जो कबाड़ी वाले हैं उनके लिए अलग जगह देना चाहता हूँ। पर ये रोड पर अगर आपने रोड पर यही खड़ा कर दिया तो एक्सीडेंट्स होंगे, लोगों की जान जाएगी। तो ये रोड की रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। तो आज शहर में अनेक अच्छे रोड बने। मोहन जी ने मुझे बात की है कि इसको पुल बनाओ या अंडरपास बनाओ।
तो मेरे विचाराधीन है, मैं निश्चित रूप से आने वाले साल में मैं सेंट्रल रोड फंड मेरे पास होता है, जिससे मैंने नागपुर शहर को 2000 करोड़ रुपए दिए, खूब ब्रिज और रास्ते बनाए। वैसे नागपुर शहर में सांसद होने के नाते मैंने अभी तक 80,000 करोड़ रुपए के काम किए, 80,000 करोड़ रुपए। पर अभी दयाशंकर जी और मोहन जी कह रहे थे एक ही व्यक्ति है जिसके कारण काम हुए। ये सच नहीं है, ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये मेरे सामने बैठी हुई जनता के कारण हुआ। अगर आप मुझे अवसर ही नहीं देते सेवा करने का तो मैं काम कहां से करता। अगर आप मुझे सांसद नहीं बनाते, मैं लोकसभा नहीं जाता, मंत्री नहीं बनता, मेरे कलम में ताकत नहीं आती, तो मैं काम कहां से करता। ये जो कुछ हुआ वो आपके कारण हुआ, हम आपके सेवक हैं। और राजनीति हमारा धंधा नहीं है। मैं अक्सर लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, तो पैसा कमाना चाहिए जीवन में, कोई गलत नहीं है, और नहीं कमाना होगा तो मैं तुमको दिमाग से बताता हूं कैसे कमाओ। मैं अभी प्यारे खान को बोला कि तुमको 1000 करोड़ का आदमी बनाना है, तो मैंने उनको एक फंडा दिया है कि मुंबई से पूरे कंटेनर डायरेक्ट बांग्लादेश जाएंगे। और कल ही वो बांग्लादेश के गृह मंत्री मेरे घर पर आए थे, और इनकी पार्टनरशिप गृह मंत्री के पार्टनर के साथ करवा दी मैंने बांग्लादेश में। और आपको लिख देता हूं कि 2 साल के अंदर ईमानदारी से इनकी एक ही कंपनी अगर 1000 करोड़ की नहीं बनी तो तुम बोलो वो सजा में भुगतो। वो मेरे दिमाग का प्रोजेक्ट है। जो कंटेनर कोलंबो जाते थे वो कोलंबो नहीं जाएंगे, बांग्लादेश से इधर पानगांव पोर्ट पे जाएंगे। और ये आज इनके पास ट्रक है। 2 साल के बाद ये रेलवे इंजन का मालिक बनेगा, ये रेलवे के मालगाड़ी का मालिक बनेगा, और 10-10 गाड़ियों का मालिक बनेगा, और इसकी गाड़ियां चलेगी। हाँ, तो मेरे पास बहुत फंड है, कोई होगा तो मेरे पास आओ, मैं आपको बता देता। पर राजनीति में तेरा काम कर दो, पैसे दो 5%, ये धंधा मत करो। ये धंधा जो करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं। ताजबाग ट्रस्ट में काम करना ईमानदारी से करो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। शेगांव में गजानन महाराज का जो ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टी थे विष्णु अन्ना, क्या नाम था, पाटिल थे, शंकरराव पाटिल। मैं जब शेगांव के मंदिर में जाता था तो मंदिर में चाय भी नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे। यानी मंदिर के प्रति इतना समर्पित थे कि मंदिर में चाय भी नहीं कभी उन्होंने पिया, पर गजानन महाराज की सेवा की। तो मैं ताजबाग ट्रस्ट में पुराने समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके विवादों में नहीं जाना चाहता, पर भगवान के पेटी में आया हुआ गरीब का एक एक पैसे का उपयोग ताजुद्दीन बाबा के स्मृति में गरीब के लिए होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम आप जरूर करिए, और मेरा विश्वास है कि प्यारे खान जी वो करेंगे। अभी मोहन ने ये भी उल्लेख किया जो ब्रिज का, वो भी ब्रिज मोहन के कारण और झलके के कारण हुआ, और सुधाकर कोड़े के कारण भी हुआ। आज सुधाकर एमएलए नहीं है, और ये उनकी इच्छा थी कि अभी इंदौरा चौक से, यानी जरीपटका में जो चौक है इंदौरा, वहां अंडरपास बनेगा, और कमाल टॉकीज चौक से जो पुराना गोलीबार चौक वाला ब्रिज तोड़ रहे हम लोग, फिर मेयो हॉस्पिटल में उतरेगा, डागा हॉस्पिटल में, और वहां से उठाकर ये ब्रिज पूरा गांधी गेट से लेकर आएगा अशोक चौक, और इस चौक को हम लोग सिग्नल मुक्त कर रहे हैं। ऊपर में रिंग होगी ऐसी, ऊपर के ऊपर लोग इधर उधर जाएंगे, नो सिग्नल। कितने रोड है वहां, 5 की 6 रोड है, कुछ तो 5 रोड है, नो सिग्नल। और वहां से मोता साइंस कॉलेज के सामने आकर उसको ब्रिज को तोड़ रहे हैं, और आगे जाकर वो ताजबाग पे पहले खत्म हो रहा था, पर बाद में पिंटू मोहन सब मेरे पास आए। अब वो ताजबाग के आगे जाकर दिगौरी तक आगे जाएगा, और ऐसे आप 5 मिनट में आप यहां से निकलकर कामठी रोड पहुंच जाएंगे। एक दूसरे ब्रिज का काम शुरू है मोमिनपुरे में, वो जो नोगा की फैक्ट्री थी वहां एक ब्रिज हम बना रहे हैं, उसका काम भी शुरू हो गया है कि मोमिनपुरा से निकलकर रेलवे के ऊपर राम मंदिर के पास से जो रोड जाता है, जो कामठी रोड पर, उस रोड से और इधर मोमिनपुरा से, दोनों से ब्रिज के ऊपर से डायरेक्ट हमारे कामठी रोड पर जो है वो इंदौरा में, वहां तक वो मिल जाएगा।
तो स्वाभाविक रूप से अब मोमिनपुरा के लोगों को 1 मिनट में उधर चले जाएंगे। तो हमने शहर में बहुत, अब पूर्व नागपुर में काफी अंडरपास बने, ब्रिजेस बन रहे हैं, अभी और रेलवे का आरओ भी बन रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर, दक्षिण नागपुर और उत्तर नागपुर मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि ये गलियों में और गलियों के गड्ढे में घूमते घूमते मेरी आधी जिंदगी गई है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे रोड अच्छा, अभी हमारा केईबाग रोड बनाने का, मैंने उस दिन बहुत बड़े व्यक्ति को कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं मुंबई से दिल्ली 1350 किलोमीटर रोड, 1 लाख करोड़ का एक ही रोड मैंने 2 साल में बनाया, लगभग पूरा होते हुए आया है। पर मेरे घर के सामने महल का 2 किलोमीटर का रोड मैं 7 साल से बना रहा हूं, झक मार रहा हूं, पर अभी तक नहीं बना। तंग आ गया मैं। अब ये करने के बाद वो दूसरा रोड चालू हो गया, और रामराव पहलवान के सामने का, वो भी मोहन के घर के सामने जाता है, पर हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो मॉडल मिल से पूरा रोड बनकर मोहन के घर के सामने से, सीपेंट सामने से आगे जाएगा। और तीसरा रोड तो और बड़ा है, जिसमें महापौर जी का ही घर तोड़ना है। और उन्होंने अनुमति दी है। वो मेयो हॉस्पिटल से लेकर शहीद चौक में पूरा तुड़वाकर 4 लेन रोड सुनील होटल तक ले जाना है, हरिहर मंदिर के तरफ का। और वहां के बाद वो ब्रिज है पार्टी का, जो कल थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी अभी कभी भी काम में ऐसा होता है, तो वो ब्रिज तक वो बनेगा। और ऊपर के ऊपर लोग उधर कलरना जाएंगे, उधर काम पार्टी के आगे जाएंगे, इधर हमारे सिम्बोसिस के इंस्टीट्यूट में जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ लोगों के यहाँ जाते थे, कहाँ तुम्हारा लड़का कहाँ पढ़ रहा? पूना में पढ़ रहा। तुम्हारा लड़का मुंबई में पढ़ रहा। मैंने बोला बंद करो मुंबई पुना। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी हमारे महानगर पालिका के कारण यहाँ आई। महानगर पालिका ने अपने 90 एकड़ जगह 1 रुपए लीज पर सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी को दी है, और 450 करोड़ रुपए खर्चा करके ताजमहल जैसी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी है, और नागपुर और विदर्भ के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड की लॉ स्कूल बनी है वर्धा रोड पर, बुटीबोरी के पहले। IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स बना हुआ है। और इसलिए ये शहर में आज जो कुछ विकास हो रहा है, उससे शहर बदल रहा है। अभी एक म्यूजिकल फाउंटेन हमने तेलंगखेड़ी में बनाने की बात की है, काम शुरू है। 26 जनवरी में उद्घाटन करने का पूरी हमारी इच्छा है। और वो फाउंटेन इतना सुंदर है, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं, जो वर्ल्ड में अच्छा है वो बनना चाहिए। तो फाउंटेन का संगीत है AR रहमान का, कमेंट्री है गुलजार साहब की, उसके पंप आए टर्की से, उसका डिजाइनर है फ्रांस से, और उसका जो काम कर रहे हैं टेक्निकल लोग, उसमें 5 लोग ऐसे जो ऑस्कर विजेता है। और काम दिया है जिसको तमिल और तेलुगु फिल्म जो देखते होंगे उनको पता होगा, एक रेवती नाम की फिल्म एक्ट्रेस है, अब सीनियर हो गई काफी, उसको ये काम दिया है। और वो काम लगभग पूरा हुआ है। और ये जो फाउंटेन है, इसका जो फवारा है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फवारा होगा पानी का। और केवल फवारा नहीं है, पानी डांस करेगा। मैंने हेमा मालिनी को बताया था कि आपके जैसे डांस की एक ये उसी प्रकार पानी पे वो मूव होगी, तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रही थी। और वो पानी जो है वो नाचेगा, और उसके ऊपर गाने बजेंगे, और लोग 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, 4000 लोग बैठेंगे। ऐसी फुटाला में गैलरी बनाई है, और 9 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, जिसमें 6 मंजिली पार्किंग है। गाड़ी जाएगी, लिफ्ट बंद हो जाएगी, गाड़ी ऊपर जाके एक नंबर पे खड़ी हो जाएगी। और 3 मंजिले जो है, जो गरीब लोगों को सस्ते में पानी पूरी, भेल पूरी, पाव भाजी खाने के लिए 3 मंजिले का फूड मॉल ऊपर बना है, तेलंगड़ी तालाब की तरफ देखते हुए। तो वो जल्दी हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ, अभी मुझे मोदी जी ने बताया, नगर सेविका, यहाँ NIT का मार्केट बंद पड़ा हुआ है, ये गिराएंगे उसको। आप आइए मेरे पास मोहन जी, मैं NIT चेयरमैन को बुलाता हूँ, इसको सुंदर मार्केट बनाएंगे। आप क्या करते हैं, ये मटन मच्छी सब रोड पर गंदगी में खाते हो, इससे तक आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हेल्थ पॉइंट अच्छा नहीं है। आप अभी चिंता करिए, कोविड के कारण हमारी हालत खराब, हमारी सब्जियां अभी ऑर्गेनिक खा रहे लोग,
केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स नहीं खाना चाहिए। मेरे घर में ऑर्गेनिक खेती है, जो सब्जी आती है उसकी टेस्ट अलग है। और हमारे मटन मच्छी मार्केट में इधर मच्छी रखी है, वो दयाशंकर तिवारी जी के घर के पास वो जो उनके वार्ड में मार्केट है, उधर ड्रेनेज का पानी गंदा जाता है मैले का, उसके बाजू में मच्छी रख के लोग उठाते हैं। ऐसे से कैसे होगा? अच्छे मार्केट बनाने पड़ेंगे, अच्छी स्मशान भूमियां बनानी पड़ेगी, 24 घंटे पानी मिलने लगेगा। और आपको और अच्छी बात आज पहली बार आपको बता रहा हूं कि मेरा सपना था कि नागपुर के लोगों को अब गैस सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पानी के पाइपलाइन से बजाय जैसा पाइपलाइन से आपके घर में गैस आएगा। तो आपको एक सिलेंडर जितने में मिलता है तो 250-300 करोड़ रुपए बच जाएंगे। सिलेंडर की जरूरत नहीं। तो आने वाले 2 साल में पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा, उसके पहले करने की कोशिश है। और आपको घर में, हर घर में गैस का कनेक्शन आएगा। और 3 साल के अंदर हम नागपुर शहर में 5 लाख लोगों को पाइपलाइन से गैस देंगे, तो आपको कोई सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम है कि यहां से हमारे गरीब लोगों का जीवन कैसे अच्छा बना। नाग नदी पर काम हो रहा है और मेरा सपना है कि अंबाझरी में बैठकर, मैं नाव में बैठकर नाग नदी में घूमते घूमते पारडी के आगे मैं वो जो हमारा प्रकल्प है ना गोसी खुर्द, वहां तक जाना है। और इसलिए नाग नदी का सौंदर्यीकरण करने के लिए 2400 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए और 3 महीने में ये प्रकल्प की काम की शुरुआत होने वाली है। हमारे महानगर पालिका में आपने क्या नाम था इंजीनियर उसके? इसराइल। उसको मैंने इस काम पर लगाया। वो दिल्ली आते रहता है, पीछे पड़ता है और मुझे डायरेक्ट बताता है। अब सब मंजूरियां मिल गई। इसराइल ने भी बहुत मेहनत की है। और ये 2400 करोड़ रुपए की नाग नदी की योजना, ये हमारे शहर की तस्वीर को बदल देगी। और नाग नदी के आजू बाजू में किसी को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। हम सब पर अगर जरूरत पड़ी कोई तो पर्याय व्यवस्था करके देंगे। तो 2400 करोड़ की योजना है। अब नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बन रही है, स्टेशन बन रहे हैं। अभी आजनी में मल्टी मॉडल हब बनाने के लिए हमने मंजूर किया 1200 करोड़ का। अब आप 2-4-5 लोग विरोध करते हैं। वहां तो सू बाबुल के करीब 1800-2000 ध्यान है, वो तो तोड़ सकते हैं। और वहां उसके लिए लेकर उन्होंने 1 साल से प्रकल्प अटका दिया है। कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड हो गया पर काम नहीं कर पा रहे। और उस प्रकल्प में ऐसा है कि अजनी से लेकर नागपुर के रिंग रोड तक सब रोड अच्छे बनने वाले, ब्रिज अच्छे बनने वाले हैं। और 1200 करोड़ का प्रकल्प है। एसटी बस स्टेशन भी उसके अंदर में। तो पूरा एक सुंदर प्रकल्प है और अमेरिकन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया पर 1 साल हुआ, काम नहीं शुरू कर पा रहे। तो निश्चित रूप से इस शहर की एक ही जगह अच्छी बन रही है। अब नागपुर से अमरावती, नागपुर से काटोल नरखेड़ होकर बैतूल तक, नागपुर से छिंदवाड़ा तक, नागपुर से गोंदिया तक, नागपुर से वड़सा तक, नागपुर से चंद्रपुर तक, नागपुर से वर्धा, वर्धा से यवतमाल तक और नागपुर से रामटेक तक हम ब्रॉडगेज मेट्रो शुरू कर रहे हैं। ये मेट्रो बहुत सुंदर है। 8 डब्बे के मेट्रो है, उसमें 6 डब्बे हैं पैसेंजर के लिए। इसमें बिजनेस क्लास है और इकोनॉमिक क्लास है। इसमें टीवी है, वाईफाई है, एयर कंडीशन है और उसमें बिजनेस क्लास में आप सो के जा सकेंगे। और जैसे हवाई जहाज में हवाई सुंदरी है, वैसे इसमें मेट्रो सुंदरी होगी। चाय पानी नाश्ता लेके आएगी। और नागपुर से अमरावती 1.25 घंटे में, नागपुर से वर्धा 35 घंटे 35 मिनट में, यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा ये जाएगी। और इससे पूरा विदर्भ का विकास होगा। आज ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सिंधी के पास हम बहुत बड़ा, नागपुर 0 माइल है, तो बहुत बड़ा मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। पूरा हुआ है काम, लगभग 3 महीने में उसका उद्घाटन होगा और देश भर के सब लोग यहाँ आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो नागपुर के गरीब लोग जो है, उनके जवान लड़कों को रोजगार कैसे मिले। हमने मिहान का प्रोजेक्ट लाया था,
और मियान के प्रोजेक्ट में आज इतनी अच्छी हालत है कि 56,000 लोगों को रोजगार मिला है। 56,000, सब जात पंथ धर्म भाषा के लोग हैं। मैं तो ये पालन करता ही नहीं, मैं जात पात को मानता भी नहीं हूँ, और जिसको मानना है वो मुझे होट में न दे, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति उसके जात से नहीं, उसके धर्म से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। और जो अच्छा व्यक्ति है वो कोई भी जात पंथ धर्म का, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और गरीब आदमी को भी कोई जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। और इसलिए यहाँ मेरा विश्वास है कि ये आज हमारी केवल नागपुर की मेट्रो बनी है स्टैंडर्ड गेज, वो भी अब पार्टी के आगे जा रही है। और हमारे देश में पहली बार नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो, ये हिंदुस्तान में पहली बार किसी शहर में हुआ, तो उस शहर का नाम नागपुर है। और अब ऐसे एक नहीं है, दो और हो रहे, 3 है टोटल। एक कामठी रोड पर बन रहा है और एक पारडी में बन रहा है। 3-4 महीने में दोनों का उद्घाटन होगा। और ये शहर की विशेषता है, ये पहला शहर है कि तुम्हारे टॉयलेट में जो तुम पानी डालते हो उसको साफ करके 300 करोड़ रुपए वो पानी बेचकर कमाने वाली महानगर पालिका, ये नागपुर की महानगर पालिका। ये पहला शहर है कि जहां अपने डीजल बसेस को, 100 से ज्यादा बसेस को सीएनजी पे कन्वर्ट करके इस शहर को प्रदूषण करके, पहले हमने सीएनजी लाया है और आज सीएनजी के कारण शहर का प्रदूषण कम करने के लिए रोज 5-6 गाड़ियां सीएनजी पे कन्वर्ट हो रही है और नई गाड़ियां सीएनजी पे आ रही है। अब उसके पंप हम खोल रहे जगह जगह पर। तो ये करने वाला नागपुर शहर है। एलएनजी का पहला पंप ये रिंग रोड पर, अरे ये हमारे प्यारे खान जी अपने पूरे ट्रक को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएनजी पर। ये पहला पंप हमारे शहर में शुरू हुआ, वो नागपुर शहर है। इस शहर में म्यूजिकल फाउंटेन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा अगर बन रहा है तो वो नागपुर शहर है। तो ये जितनी बातें हुई है ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण हुई है। नागपुर महानगर पालिका ने बहुत काम किया, बहुत कठिनाइयां है। कोविड के कारण लोगों ने टैक्स नहीं दिया, लोग पानी के बिल नहीं देते। उस गंभीर स्थिति में भी दयाशंकर जी के नेतृत्व में कंक्रीट रोड बने। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस शहर के विकास के लिए अनेक जगह पर महाराष्ट्र सरकार से काफी पैसे दिए। उनके सहयोग के कारण अनेक कंक्रीट रोड बन रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कंक्रीट के रोड किसी महानगर में है तो उस शहर का नाम नागपुर शहर है। 15-15, 20-20 साल कोई गड्ढे नहीं पड़ते। एक बात जरूर है कि गड्ढे नहीं पड़ते तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ इंजीनियर और कुछ नगर सेवक भी नाराज हो जाते हैं। तो बोलते हर साल काम होना चाहिए तो मजा आती है। होता नहीं तो बोले गडकरी को कहां से बुद्धि साले परमानेंट पक्के रोड बनाए, साला काम बंद हो गया। पर निश्चित रूप से अनेक बातों में जो विकास हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, शहर बदल रहा है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि अगले 3 साल के बाद मियान में ही केवल 1 लाख लोग नागपुर के होंगे, विदर्भ के होंगे जिनको रोजगार मिलेगा। 1 लाख। और वर्धा के मल्टी मॉडल हब में 50,000 लड़कों को 5 साल में रोजगार मिलेगा। हमारे उद्योग आने चाहिए, हमारे इंडस्ट्री आनी चाहिए, उद्योग व्यापार बढ़ना चाहिए और हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे खुशी है कि ये बदलती हुई शहर की तस्वीर जो है, ये महानगर पालिका में हमारे मेयर साहब है, नगर सेवक है, एमएलए है, लगातार काम करते हैं। बहुत कठिनाइयों में उन्होंने काम किया है। अब ये नगर सेवक की हालत ऐसी खराब है कि उसको फुकट में गाला खाना पड़ती है। पैसे कुछ नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अठन्ना। लोग आते हैं कचरा उठाओ तो कारपोरेट बोलता है ट्रक वाले के पैसे नहीं दिए 8 महीने, वो ट्रक नहीं चलाता। हाँ, जो हॉकर होता है वो जो उठाने वाला उसका तनख्वाह नहीं मिलता। फिर पानी के लिए आते हैं तो पाइपलाइन डालना है तो ठेकेदार को पैसे नहीं, वो पाइपलाइन का काम छोड़ के भाग जाता है। फिर कंक्रीट रोड वाले के 6-6 महीने पैसे, वो भाग जाता है। गड्ढे पड़ते हैं, लोग गड्ढे में गिरते हैं, नगर सेवक की माँ बहन निकालते, वो बोलता क्या करूं, उधर कारपोरेशन में जाओ तो पैसे नहीं।
इधर लोगों को कहो तो कुछ तो नगर सेवक ऐसे थे, मुझे पता चला कि जिनकी पत्नियां नगर सेवक थी वो घर में थी, तो कोई आते लोग तो बोले मुझे घर में नहीं है, बाहर गई है। पर ये बैठे हुए कोई ऐसे नहीं है बस। तो बेचारों की हालत बहुत बुरी। इस स्थिति में भी नगर सेवक कभी देवेंद्र जी से फंड आता है, कभी मेरे से आता है। वो मेरा भी एमपी फंड अभी कोविड के कारण कैंसिल हुआ, तो एमएलए फंड इनका आया। ये भी कहाँ क्या करे, एक अनार 100 बीमार। 5 करोड़ में किसको दे, क्या करे, कुछ नहीं होता। एक रुमाल भी देने की बात मोहन ने सोची तो भी उसके फंड में एक रुमाल भी पूछने के लिए दे नहीं सकते, इतना कम फंड है। पर हमने ये समस्या को समझकर महात्मा जी अपना फंड देते हैं, मैं अपना फंड देता हूं। और मैंने भारत सरकार से विविध योजनाओं में पैसे लाए, और हमारे इस विधायकों ने और हमारे मेयर साहब ने पूरे तरह अपनी इज्जत खर्चा करके पूरी प्रतिष्ठा लगाकर पैसे लाए। अभी मैं परसों मुंबई गया था, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबके साथ था। मैंने बोला कितना चाहिए, 1 लाख करोड़ देता हूं मैं, 5 लाख करोड़ महाराष्ट्र को दिया हूं और दूंगा, तो मेरा काम करो पहले। बोला ये केड़ी बाग रोड के पैसे लाने कुछ इनके नहीं मिले, ये वो हमारे शहीद चौक के रोड के नहीं मिले। तुरंत अजीत पवार साहब ने फोन किया, बोले अभी मेरे को संदेश आ गया, पैसे मिल गए। मेरे शहर का, मेरा जनता का काम नागपुर का करो, पूरा महाराष्ट्र का मैं चकाचौंध सुंदर बना दूंगा, क्योंकि इस शहर में हमारा जन्म हुआ है। छोटे छोटे इसमें इस शहर के इतने लोग बैठे, इसमें से कम 40% लोग हैं। मैं लूना पे घूमता था, स्कूटर पे घूमता था, हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हमारी इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं था, सम्मान नहीं था, सत्ता नहीं थी। हम घूमते थे, एक नाथराव जोग था, कैलाश चुटे थे, वो उमाते ही पिंपलकर कैलाश चुटे के गाड़ी पर लूना पर डबल सीट बैठ के घूमती थी। मेरे पास था वो, एक नाथराव को लेकर मैं घूमता था। कोई ऐसी सभाएं नहीं होती थी। वो हमारे खोपे मॉडल मिल में थे और दूसरे साडा, तो मॉडल मिल के सामने भाषण होता था, तो साडा जी पूछते थे खोपे तैयारी हुई क्या, हुई, बुलाओ क्या गडकरी साहब को, बोले बुलाओ। मैं जाता था तो सामने 4 लोग बैठे रहते। मैं वाला साडा जी क्या करे, बोले रुक जाओ, भोंगा बजेगा, दरवाजा खुलेगा, लोग आएंगे। एक भाषण भोंगा बजने के बाद आने वाले लोगों के लिए और दूसरा भाषण जाने वाले लोगों के लिए करते थे। वही भाषण डबल करते थे। बेचारे एकनाथराव चले गए, खोपे जी चले गए, तो अभी मालूम नहीं मुझे अभी सारदा जी की तबीयत कैसी है। जो कार्यकर्ता थे बेचारे, यहाँ के छोटे गरीब कार्यकर्ता थे, मेहनत करते थे। चलिए डॉक्टर ढाकुलकर यहाँ काम करते, बहुत से लोग चले गए, पर जीवन भर काम करते रहे। उनके परिश्रम मेहनत से उन अनेक कार्यकर्ताओं से आज हमको अच्छे दिन मिले हैं। ये दिन नितिन गडकरी के कारण नहीं है, मोहन मते के कारण नहीं है, दयाशंकर तिवारी के कारण नहीं है। ये दिन अगर हमको दिखे तो हमारे सामने हुए बैठे हुए जो कार्यकर्ता है उनके परिश्रम के कारण मिले। जो बेचारे चले गए, जिन्होंने उस समय अपनी जान न्यौछावर करके पार्टी को बढ़ाया, उनके कारण मिले हैं। और जिन लोगों ने हमको अड़चन के समय भी साथ देकर हमें चुनकर दिया, सत्ता दी, उनके कारण है। और इसलिए मैं आपको अभिवादन भी करता हूं। बहुत सी बातें बताना लायक है पर समय की कमी है। मैंने अभी दयाशंकर जी को सुझाव दिया कि अब बताने के लिए इतनी चीजें हैं नागपुर की, आप एक फिल्म बना दो और हम आने के पहले फिल्म दिखा दो, ताकि लोगों को समझ में आएगा कि क्या करें। क्योंकि मैं जितना काम करता हूं उतना दयाशंकर को और मोहन को भी मालूम नहीं है, इनको किसी को मालूम नहीं। अभी प्यारे खान आए इसलिए हॉस्पिटल की बात हुई, अभी गैस की किसी को जानकारी नहीं थी। मैंने 10,000 करोड़ का नागपुर का गैस का प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया है। अब पाइपलाइन से गैस जाएगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे घर में गैस मिलेगा। हर घर में, झोपड़पट्टी में गैस की पाइपलाइन जाएगी और उसमें 250-300 रुपए जो सिलेंडर खरीदते उससे सस्ता होगा, उसका मीटर होगा। जैसे बिजली का मीटर है वैसे गैस का मीटर होगा। तो ये देश बिल्कुल आपके आशीर्वाद से ये शहर बदल रहा है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। लोग भूल जाते हैं
पुराने कठिन समय में लोड शेडिंग चलता था, उसको भूल गए लोग। अब रोड अच्छे बने तो लोग बोलते हैं वो रोड बना कंक्रीट का, वो रोड बना, हमारा क्यों नहीं बना। यानी एक अच्छा बनाओ तो 10 लोग नाराज होते हैं, पर सबकी अपेक्षा पूरे करने की कोशिश हमारी महानगर पालिका ने भी की। देवेंद्र मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी की। मैं केंद्र में मंत्री हूं, मैं भी लगातार कर रहा हूं। हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, और उसमें विशेष रूप से जो यहाँ पिंटू जी भी है जल के, उसने भी इस समय अनधिकृत लेआउट में काफी अच्छा काम किया। सब नगर सेवकों ने अच्छा काम किया और मैं सबका नाम ले नहीं पा रहा हूं, पर अब मैंने 140 खेलने के स्टेडियम बनाए और मैं एक 5-5 मिनट के लिए एक स्टेडियम आने वाला हूं। मोहन जब भी कहेगा तो हम लोग, ये देवेंद्र जी ने पैसा दिया, बावनकुड़े जी ने दिया, और मेरी इच्छा है कि 1 लाख बच्चे, नागपुर के गरीब के बच्चे, शाम को 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद ग्राउंड पर खेले, तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे। नहीं तो दिन भर गलत टीवी की न्यूज देखते रहेंगे, बातें देखेंगे और दारू और सिगरेट फूकते रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। हमें हमारे बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा बनाना है, तो खेल का मैदान है उसका। हमने सांस्कृतिक महोत्सव भी शुरू कर रहे हैं, संगीत के अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं और सब लोगों को, देश के बड़े बड़े लोगों को बुलाते। इस समय मैं अभी 25 दिन पहले एनडीटीवी के कार्यक्रम में था, तो अमिताभ बच्चन थे। तो मुझे पहले उन्होंने कहा, नितिन जी पिछले साल भी मिले थे, इस साल आप एकदम, आपका स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है, आप क्या खाते हो, क्या तबीयत आपकी अच्छी हो गई। मैंने कहा मैं रोज प्राणायाम करता हूँ, योगा व्यायाम करता हूँ 1 घंटा। आज भी मैं 1 घंटा देरी से आया, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। मैं आज सुबह दिल्ली से आया, आने के बाद 2 बजे तक कार्यक्रम ही किए, 3 कार्यक्रम, 2 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, 1 ज्येष्ठ नागरिकों के, फिर चौथा कार्यक्रम वो JNPT और NHI का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का वो किया। तो मेरा व्यायाम नहीं हुआ था, तो मैंने तय किया किसी का भी फोन है, कोई भी कार्यक्रम हो, जो गाली दे दे, पहला अपना देखो। अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कुछ काम होगा। मोहन को भी बताता हूँ मैं, ये फालतू बात में पहले अपनी तबीयत देखो। हर बार आज चेहरा ठीक है उसका, कोविड के समय बहुत रिस्क ली, ऐसा मत करो। अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करो और फिर जनता का भी सेवा करो, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जनता की सेवा और ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमने बगीचे बनाए, ज्येष्ठ नागरिक हो गए आप सब लोग बगीचा में जाइए, पेड़ों का रक्षण करिए। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे बना रहे, अच्छे अच्छे खेलने के मैदान बना रहे, अच्छे अच्छे अस्पताल बन रहे, अच्छे अच्छे स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएड, ये डीएड बीएड तो जरूरत नहीं है, पर IIM, लॉ स्कूल, एम्स सब बन रहा। तो मुझे लगता है कि आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, परिवार का जीवन, आपको आनंद मिले जीवन का, यही हमारा सबका प्रयास है। और आपके कारण ही हम ये कर पाए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपका प्रेम, आशीर्वाद हम सबके ऊपर ऐसा ही रहेगा। तो अभी तक आपने जो देखा था वो तो केवल ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो आपने अगर ट्रेलर को सपोर्ट किया तो फिल्म भी होगी और वो इससे भी अच्छी होगी, और नागपुर हिंदुस्तान का नंबर 1 का सबसे अच्छा, सुंदर, स्वच्छ शहर बनेगा, और आपके आशीर्वाद से बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, और महानगर पालिका के मेयर साहब को, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, और विशेष रूप से हमारे सभी नगर सेवक और आमदार मोहन मते, इनको विशेष रूप से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों के कारण आज पानी की समस्या का समाधान इस क्षेत्र का उन्होंने सुलझाया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।